हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लो ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जिनके पास इनकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के ऊपर ध्यान देते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स होंगे और कितने चैप्टर्स आएंगे। तो इसमें टोटल 4 यूनिट्स है। ठीक है, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ट्रेड ऑफ्स है, दूसरी यूनिट्स में हाउ टू मार्केट वर्क्स, एंड थर्ड में है रोल ऑफ गवर्नमेंट, एंड फोर्थ इंडिविजुअल डिसीजन एंड इंट्रैक्शंस। ओके, तो ये 4 यूनिट्स है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आपके सिलेबस में भी ये 4 यूनिट्स हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि वो पेपर कितने मार्क्स का आता है, उसमें कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं और कितने टाइम का वो पेपर होता है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो टोटल 90 नंबर का होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। टोटल प्रश्न की संख्या 7 होगी जिसमें से आपको 5 करने होंगे। तो अब धीरे धीरे हम प्रश्न देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं हिंदी में। ये पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में 10 श्रमिक हैं और प्रत्येक या तो 2 कंप्यूटर या 30 टन चावल का उत्पाद कर सकते हैं। भारत में 10 श्रमिक हैं और प्रत्येक या तो 5 कंप्यूटर या 40 टन चावल का उत्पादन कर सकता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों देशों के लिए उत्पादन संभावना वक्र बनाइए। कंप्यूटर के उत्पादन में किस देश को पूर्ण लाभ है। थर्ड पॉइंट है चावल के उत्पादन में किस देश को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। ब में पूछा गया है कि मानक और सकारात्मक कथन के बीच अंतर कीजिए। क्या निम्नलिखित कथन सकारात्मक या मानक हैं। पहला है न्यूनतम वेतन कानून लागू होने से श्रम बाजार में बेरोजगारी पैदा होती है। बेरोजगारी दर 3% से कम होनी चाहिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि से सरकार के कुल व्यय में वृद्धि होगी। 100 में पूछा है दो वस्तुओं के बीच समाज के संतुलन को दर्शाने के लिए उत्पादन संभावना की सीमा की अवधारणा का उपयोग करें। स्पष्ट करें कि पीपीएफ का आकार संभवतः झुका हुआ क्यों है। कोई ऐसा बिंदु दिखाएं जिसे हासिल करना अर्थव्यवस्था के लिए असंभव है। एक बिंदु दिखाएं जो व्यवहार्य है लेकिन अप्रभावी है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है दिए गए मांग और आपूर्ति फलन के लिए संतुलन कीमत पर मांग की लोच और आपूर्ति की लोच की गणना कीजिए। ठीक है, ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं। ब में पूछा गया है तकनीकी प्रगति से कंप्यूटर बनाने की लागत काफ़ी कम हो जाती है। यह दर्शाने के लिए आपूर्ति और मांग आरेख का उपयोग करें। सॉफ्टवेयर के लिए बाज़ार में संतुलन कीमत और मात्रा का क्या होता है। ओके, टाइपराइटर की बाज़ार में कीमत और मात्रा का क्या होगा और किसमें निर्माता यानी टाइपराइटर और सॉफ्टवेयर खुश होंगे। 100 में पूछा गया है वह कौन से कारक हैं जो किसी भी वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कि वस्तु X की मांग की कीमत लोच लगभग 0.3 है और इसकी वर्तमान कीमत 60 है। यदि सरकार वस्तु X की खपत को 30% कम करना चाहती है तो उसे कीमत में कितना वृद्धि करनी चाहिए। यह है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सेब की मांग ये है और आपूर्ति ये है, इस प्रकार दी गई है। ये इक्वेशन है। सेब की संतुलन कीमत और मात्रा की गणना कीजिए। सरकार ने एक कानून पारित किया जो सेब के लिए 70 रुपये के रूप में वैधानिक न्यूनतम मूल्य पेश करता है। बाजार मूल्य मांग की मात्रा और नए उपभोक्ता अधिशेष और उत्पादक अधिशेष में परिणाम परिवर्तन की व्याख्या करें। ब में बोल रहा है कि यह बताएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है।
तो पहले में पूछा गया है पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक को पूरक वस्तुएं माना जाता है। यदि पिज़्ज़ा की कीमत कम हो जाती है तो दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। दूसरे में पूछा गया है पूरे राज्य में सूखा पड़ने से किसानों को चावल की बिक्री से मिलने वाला कुल राजस्व बढ़ जाता है, लेकिन केवल एक जिले में सूखा पड़ने से उस जिले के किसानों को मिलने वाला कुल राजस्व कम हो जाता है। 100 में आपसे पूछा गया है कि मूल स्तर कब गैर बाध्यकारी प्रकृति का होता है। मान लीजिए कि सरकार गेहूं बाजार में एक बाध्यकारी मूल्य सीमा लागू करती है। इस नीति का क्रय एवं विक्रय किए गए गेहूं की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसानों का कुल राजस्व बढ़ेगा या घटेगा? व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें बोला गया है मान लीजिए कि तालिकाओं के लिए एक बाजार को निम्नलिखित आपूर्ति की मांग फलन द्वारा वर्णित किया गया है, जिसमें QS = 3P, QD = 200 - P। संतुलन कीमत की तालिकाओं की संतुलन मात्रा की गणना कीजिए। मान लीजिए कि खरीदारों पर 40 का कर लगाया गया है। नया संतुलन लिखे विक्रेताओं द्वारा प्राप्त कीमत खरीदारों द्वारा भुगतान की गई कीमत और बेची गई मात्रा क्या होती है? डेडवेट लॉस घटाने की गणना कीजिए। ब में पूछा गया है कॉमन्स की त्रासदी क्या है? मान लीजिए कि दिल्ली मेट्रो दिन के बाकी दिनों की तुलना में व्यस्त घंटों के दौरान अधिक किराया वसूलने की योजना बना रही है। वह ऐसी योजना क्यों प्रस्तावित कर रही है? और में पूछा गया है उन बाजार आधारित नीतियों के बारे में विस्तार से बताइए जिनका उपयोग सरकार बाध्यताओं के कारण होने वाली अक्षमताओं की समस्या को हल करने के लिए कर सकती है। अब 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में बोला है कि मान लीजिए कि भारत टेलीविज़न का एक आयात है और कोई व्यापार प्रतिबंध नहीं है। भारतीय उपभोक्ता प्रति वर्ष 10,000 टेलीविज़न खरीदते हैं, लेकिन जिसमें से 4,000 का उत्पादन घरेलू स्तर पर होता है और 6,000 का आयात किया जाता है। मान लीजिए कि जापानी टेलीविज़न निर्माताओं के बीच तकनीकी प्रगति के कारण टेलीविज़न की विश्व कीमत में 100 रुपये का गिरावट आता है, तो कीमत में गिरावट के बाद भारतीय उपभोक्ता 12,000 टेलीविज़न खरीदते हैं, जिसमें से 2,000 घरेलू स्तर पर उत्पादित होते हैं और 10,000 आयातित होते हैं। 100 रुपये की कीमत में कमी से उपभोक्ता अधिशेष, उत्पादक अधिशेष और कुल अधिशेष में परिवर्तन की गणना कीजिए। ब में पूछा गया है कीमत और मांग की क्रॉस प्राइस लॉन्च के बीच अंतर कीजिए। मान लीजिए कि बर्गर की कीमत 40 रुपये से 44 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ाने से नूडल्स की मांग 100 यूनिट से बढ़कर 120 यूनिट हो जाती है। मांग की क्रॉस प्राइस लॉन्च का अनुमान लगाएं और इन दोनों वस्तुओं की प्राकृतिक टिप्पणी कीजिए। और में पूछा गया है उदाहरणों का उपयोग करके बाह्यात की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सरकार शिक्षा के कारण उत्पन्न बाह्यात को आंतरिक बनाने का प्रयास कैसे कर सकती है? अब हम 6th क्वेश्चन को देखते हैं। 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि कर राजस्व और कर आकार से होने वाली भारी हानि के बीच संबंध का पता लगाएं। क्या सरकार अपना राजस्व बढ़ाने में सक्षम होगी यदि वह किसी ऐसी वस्तु पर कर लगाती है जिसकी मांग बेलोचदार है? ब में ये बोला गया है कि अधिकांश संक्रामक रोग को स्थानीय अस्पतालों में टीके का इंजेक्शन देकर रोका जा सकता है। वैक्सीन लेने का निर्णय पूरी तरह से स्वैच्छिक है और कुछ लोग इसमें शामिल उच्च लागत के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं। अत्यधिक संक्रामक रोग से रक्षा हेतु टीकों के लिए किस प्रकार की बाह्यात होती है? टीके की बाजार संतुलन मात्रा को दर्शाने के लिए एक उपयुक्त आरेख का उपयोग कीजिए। क्या मात्रा भी सामाजिक रूप से दक्ष है? सामाजिक रूप से दक्ष परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विधि सुझाएं। और ग में बोल रहा है कि मान लीजिए एक उपभोक्ता शुरू में 100 यूनिट सेब का उपभोग कर रहा था, जबकि उसकी आय 1,000 थी। यदि उपभोक्ता की आय 800 तक गिर जाती है तो 110 यूनिट सेब की मांग की जाती है। तो आय लोच यानी मध्य बिंदु विधि का उपयोग करके इसका गणना करना है कि इस परिक्षय में सेब किस प्रकार का उत्पाद है।
अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, जिसमें पहले में पूछा गया है कि खेल सिद्धांत में भुगतान और संतुलन की अवधारणाएं को समझाएं। ब में पूछा गया है आयात पर ट्रैफिक आयात देश के उत्पादक, उपभोक्ता और कुल अधिशेष को कैसे प्रभावित करता है। व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए पक्ष में तर्क बताइए। और सी में ये बोला गया है कि कोविड महामारी के दौरान निर्माण श्रमिक अपने गांवों में वापस चले गए और साथ ही अनिश्चितता और आय की हानि के कारण घरों के निर्माण की मांग भी गिर गई। मांग और आपूर्ति आरेख का उपयोग करके बताइए कि इसका श्रमिकों के बाजार और उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर था प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ये आपको एक थोड़ा मोड़ा आइडिया दे देगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और मैं अगली वीडियो ऐसे बनाने वाला हूं जिसमें आप सभी को मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखे, किस फॉर्मेट में लिखे, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।